Hello, welcome to episode number 28 of our program Journey. आज हम जर्नी का ये एपिसोड बहुत दिन बाद कर रहे हैं। जाहिर है कि जर्नी जो यात्रा होती है जर्नी में वो कुछ लम्हों से बनकर इंटरेस्टिंग बनती है, कुछ एक्साइटिंग लम्हे, याद करने वाले, ना भूल सकने वाले लम्हे। एक तस्वीर आई, किसी ने भेजी व्हाट्सएप पर मुझे, मेरी ही तस्वीर थी, बहुत साल पहले की, शायद मिड 80s की। 3 लोग थे उस तस्वीर में, एक मैं, एक जीपी सिप्पी साहब जो हमारे बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर थे, आज वो नहीं हैं इस दुनिया में हमारे बीच। जीपी सिप्पी साहब ने बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी, जैसे शोले, सबसे बड़ी फिल्म हिंदुस्तान की, और एक थे उसमें अमित खन्ना, फिल्म मेकर एंड मीडिया पर्सनैलिटी। ये याद नहीं आ पाया कि वो तस्वीर कब ली गई थी प्रिसाइसली और किस संदर्भ में ली गई थी, पर इंटरेस्टिंग तस्वीर थी। कुछ ऐसा अंदाज लगा कि शायद मामी, जो एक फिल्म फेस्टिवल की परिकल्पना की गई थी, उसकी मीटिंग के वक्त ली गई थी वो। लेकिन क्या होता है कि जब कोई चीज़ ऐसी आती है तो कोई तार जुड़ जाता है और यादों का सिलसिला, उन लम्हों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जीपी सिप्पी साहब एक बहुत ही बढ़िया हस्ती थे, रंगीन हस्ती थे और बहुत दिलदार थे। पहली बार मेरी उनसे बहुत ही एक्सट्रीमली ब्रीफली मुलाकात हुई थी 1980 में। बेंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, जिसमें मेरी पहली फिल्म एक बार फिर को आमंत्रित किया गया था। मैं लंदन से लेकर उस फिल्म को आया था और इसको हिंदुस्तान में एक नई एक झांकी तैयार की गई थी फेस्टिवल्स के लिए, पैनोरामा, इंडियन पैनोरामा। मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि टेक्निकली मेरी फिल्म ब्रिटेन की फिल्म थी, इंग्लैंड की फिल्म थी, लेकिन उसे इंडियन पैनोरामा में स्थान मिला था। तो बेंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिप्पी साहब भी आए हुए थे, वो अक्सर जाया करते थे। तो उनके कमरे में एक छोटी सी शायद पार्टी थी, ड्रिंक पार्टी समथिंग, तो वहाँ बहुत कम, कुछ ही 1 आध मिनट उनसे बात करने का मौका मिला, जिसमें मैंने अपने भाव ने बताया कि शोले मेरी लाइफ की बहुत ही गिनी चुनी बेहतरीन फिल्मों में से एक है और मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है उसके डायरेक्टर यानी सिप्पी साहब के बेटे रमेश सिप्पी साहब से मिलने की। इसके बाद कुछ महीनों बाद एक और फिल्म फेस्टिवल में सिप्पी साहब से मुलाकात हुई और वो फिल्म फेस्टिवल था ताशकंद फिल्म फेस्टिवल। मेरे साथ दीप्ति नवल, मेरी जो हीरोइन थी एक बार फिर की, वो भी गई और वहाँ जो डेलीगेशन के हेड थे वसंत साठे साहब, वो हमारे मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, नए नए बने थे। उन्हें हमारी फिल्म बहुत पसंद आई थी, तो वो हमेशा हमें बहुत अपने साथ रखते थे और मुझे और दीप्ति को तो बिल्कुल जगह जगह वो साथ ले जाते थे। हम दोनों को वो बहुत चाहने लगे थे, एज ए डायरेक्टर एंड एक्ट्रेस। तो इस तरह से एक बड़े अच्छे भाव के साथ में वो फेस्टिवल चल रहा है। फेस्टिवल में यूँ भी काफ़ी अच्छा एक लाइट सा एटमॉस्फेयर रहता है। एक दिन एक पार्टी थी, वो पार्टी थी हमारे डेलीगेशन की, इंडियन फिल्म डेलीगेशन की। उसमें जो हमारे मिनिस्टर साहब थे, उन्हें बुलाया हुआ था एज चीफ गेस्ट। उन्होंने कुछ स्पीच भी दी और उस स्पीच में उन्होंने जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे जो वहाँ मौजूद भी थे, जैसे B.R. चोपड़ा साहब, सिप्पी साहब, उनके ऊपर थोड़ा सा तंज भी कसा। ख़ासतौर पर B.R. चोपड़ा साहब की फिल्म थी बर्निंग ट्रेन, जो कि बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी और पसंद भी नहीं आई थी। तो उन्होंने काफ़ी तंज सा मारा कि आप लोग ट्रेनें जलाइए, ये करिए, वो करिए, मार धाड़ करिए, पर साथ में कुछ ये खूबसूरत फिल्में भी बनाइए, जैसे कि ये एक बार फिर है। तो क्योंकि इसे जो मिनिस्टर थे साठे साहब, वो हर जगह मेरा एक तरह से एंडोर्स कर देते थे मुझको,
तो जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे वो भी मुझे थोड़ा सा भाव देने लगे थे। एक दफ़े कोच में हम जा रहे थे उस पार्टी के बाद में, तो मौका ऐसा हुआ कि मैं और सिप्पी साहब बराबर बराबर बैठे। तो सिप्पी साहब ने कुछ बात चली, मैंने कहा सर आप तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, मैं तो बहुत ही पर्सनल टाइप का सिनेमा बनाता हूँ। तो एकदम वो बोले आप कोई सब्जेक्ट लेके आइए हमारे पास, हमारा अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी है, कुछ करते हैं। पता नहीं क्या हुआ कि मैं, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं कभी जा नहीं पाया उनके पास, और बरसों बाद उन्होंने मुझे याद भी दिलाया कि हमने आपसे कहा था एक दफ़े, पर आपने हमें सीरियसली नहीं लिया। तो क्योंकि ये तस्वीर आई तो सिप्पी साहब की ये बातें याद आनी शुरू हो गई। काफ़ी रोमांटिक भी थे सिप्पी साहब, काफ़ी उम्र थी उनकी, लेकिन नाचने में, गीत गाने में, हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते थे और भिड़ जाने में भी माहिर थे, गवर्नमेंट के साथ भिड़ जाते थे। सिप्पी साहब की बात याद करते करते एक और इंटरेस्टिंग चीज़ फेस्टिवल से ही याद आई, ताशकंद फिल्म फेस्टिवल से। ताशकंद उज़्बेकिस्तान की राजधानी है, जो कि सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था। तो हम जो डेलीगेशन वाले थे, हम सबको इंटरप्रेटर्स मिले हुए होते थे, जो कहीं जो हमारी बातें अंग्रेज़ी में या हिंदी में ना समझते हो तो उसका तर्जुमा करते थे। एक दिन जो इंटरप्रेटर मेरे साथ जुड़े हुए थे वो मुझे अलग ले जाकर के बोले कि विनोद जी मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है, कुछ लड़कियों से रिक्वेस्ट आई है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो आपके साथ बात करना चाहेंगी, लोकल लड़कियां हैं, वुड यू माइंड वेरी मच कि आप उनसे मिल लें। मैंने कहा भाई मैं कैसे मिलूँगा, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता, ना भाषा जानता हूँ ना कुछ, कि नहीं मैं मौजूद रहूँगा। तो उनको अच्छा लगता इनको डेलीगेट से मिलना, उनसे बात करना। तो बड़ी अजीब इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई। जो होटल जिसमें हम ठहरे हुए थे उसके पीछे की तरफ एक दीवार सी थी, उसके पास में साथ में एक बेंच सी थी। उस बेंच पे मैं बैठा हूँ, एक तरफ इंटरप्रेटर बैठे हैं और इधर उसी बेंच पे दो लड़कियाँ बैठी हैं और वो अपनी बात बता रही हैं, कहाँ पढ़ती हैं या क्या करती हैं, और ये बीच बीच में बताते जा रहे हैं। वो बड़ी रोमांटिक सी बातें भी कहती हैं। वो ये इंटरप्रेटर साहब जो है ट्रांसलेट करके मुझे बता रहे हैं और मैं उसका जो जवाब दे रहा हूँ वो उन्हें दे रहे हैं। मुझे अभी तक याद है किसी स्टेज पर लड़कियों ने कहा कि हम आपके लिए घर से बिरयानी बना कर लाना चाहते हैं, उज़्बेक बिरयानी, आप खाएंगे? मैंने कहा ज़रूर। और अगले दिन ये इंटरप्रेटर साहब एक छोटे से पतीले से में एक बिरयानी लेकर आ गए। मतलब बहुत ही बढ़िया सा भाव था, कोई ऐसी बात फ्रिवलस नहीं थी पर इंटरेस्टिंग थी। और ये एक्सपीरियंस मैंने कभी देखा नहीं था कि लड़कियां इतने आत्मभाव से एक विदेशी व्यक्ति के साथ इस तरह बात करें बिना किसी हिचक के। सो इट वॉज ए ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। और इसकी छाप ऐसी रही मेरे मन पे कि मैं जब ये नज़दीकियाँ फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा था तो एक सीन है उसमें जिसमें शबाना फ्लैशबैक में याद करती है कि जब पहली बार वो अपने हस्बैंड, जिसके साथ उनका ताल्लुक अब टूट गया है, जो रोल मार्क ज़ुबैर कर रहे थे, सुनील का कैरेक्टर, तो वो याद कर रही हैं कैसे जब वो मिले थे पहली बार तो कैसे एक पार्क की बेंच पे वो बैठे थे और साथ में उनकी मित्र थी जिसका रोल जो था नीना गुप्ता ने किया था, यंग नीना गुप्ता ने। और किस तरह से जो बात शबाना को उन्हें कहनी है तो नीना मार्क को बताती थी और मार्क उसका जवाब देते थे, तो नीना वो बात शबाना को बताती थी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रोमांटिक सा सीन था। इनसे पूछो आसमान में कितने तारे हैं। ये पूछती है आसमान में कितने तारे हैं। आसमान में कितने तारे हैं? जी, आसमान में 30 अरब 50 करोड़ 27 लाख 70,313 तारे हैं। नहीं, इतने तारे कैसे हो सकते हैं? किताबों में तो सिर्फ आधे ही लिखे। जी वो ऐसा है कि आधे तारे मैंने रात में गिने थे और आधे दिन में। इनकी मोहब्बत में मुझे दिन में भी तारे नजर आते हैं ना। नीना, इनसे कहो हम इम्प्रेस हुए।
ये तुमसे इम्प्रेस्ड हुई? नीना जी, तो आप इनसे पूछिए ना, क्या ये मुझसे शादी करना कबूल करेंगी? हमें इनकी फरियाद मंजूर है। इन्हें तुम्हारी फरियाद मंजूर है। ऐसा? जस्ट मिनट। तुम जरा इनसे अब फूटने के लिए कहो। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? खामखा कबाब में हड्डी बनी हुई है। जब मैंने ये नसीब क्या बनानी शुरू की थी, ये पहला सीन था जिसकी शूटिंग मैंने की थी महबूब स्टूडियो में। बहुत ही लाइट और खूबसूरत सीन था। तो एक अच्छी सी याद इस तरह से अब स्क्रिप्ट लिखने में भी मदद देती है, ये मुझे बताना था आपको। ऐसी ही एक और चीज़ हुई कि वो जो एक पार्टी हुई थी जो हमने मिनिस्टर साहब को दी थी इंडियन डेलीगेशन में ताशकंद में, तो वो जब खाना वाना ख़त्म हो गया और मिनिस्टर साहब चले गए 7:30, तो हम लोग बैठे रहे और शायद कॉफ़ी चल रही थी। तो थोड़ी देर बाद देखा कि रेस्टोरेंट के एक कोने में कुछ लड़कियां आके बैठी। वो लड़कियां वो थी जो फेस्टिवल की डायरेक्टरेट की तरफ से डेलीगेट्स की हेल्प करती थी। तो वो हमको जान गई थी क्योंकि डेली मुलाकात होती थी और उनसे बड़ी अच्छी लाइट सी बात होती थी। तो उनमें से एक लड़की ने मेरी तरफ ही ऐसे करके दूर से वेव किया, तो मैं भी वेव भी किया और मैं उठ के चला गया। और ज़रा लाइट सा एटमॉस्फेयर था, रोमांटिक सा एटमॉस्फेयर था। तो हो सकता है कि मैंने भी कोई इंटरेस्टिंग लाइट सी रोमांटिक सी हल्की सी बात की हो। यूँ भी मैं ज़रा दोज डेज आई वॉज काइंड ऑफ अनइन्वॉल्व्ड पर्सन। सी मेरी विवाह मेरा टूट चुका था, तो मैंने शायद कहा होगा ऐसा कुछ। तो बहुत खूबसूरती से बात करते उसने उसका मुझे जवाब दिया कि, और वो इतना अच्छा था कि वो मुझे याद रह गया और स्क्रिप्ट में काम में लाया मैं। उसने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ उज़्बेक में ये कहा जाता है कि जब किसी के साथ ताल्लुक़ जोड़ो तो उससे ना तो बहुत दूर रहो कि उसमें कोई तार ही ना रहें, और ना इतने नज़दीक जाओ कि दे गेट इंटेंगल्ड और फंस जाएं आप और उन तारों से निकल ना पाए। तो हमेशा थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, और खूबसूरत दूरी। वो इसको गोल्डन मिडिल कहती थी। उसने कहा कि वी कॉल इट गोल्डन मिडिल। तो ये बात मुझे याद रही, इतनी खूबसूरत लगी कि मुझे याद रही। तो ये नज़दीकियाँ में ही एक सीन मैंने लिखा। उस सीन में शबाना हैं और एक कैरेक्टर है म्यूज़िक डायरेक्टर का मनोज। वो कैरेक्टर मैंने ही निभाया। वो जो मिस राइट की बात थी ना, वो मुझे मिल गई है। मिल गई है? कहाँ है? कौन है? उसके सामने खड़ा हूं। मुझे मालूम था कि मेरी जबरदस्त गलतफहमी है, मैसिव मिसअंडरस्टैंडिंग। लुक, आई एम सॉरी। मनोज, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। प्लीज मुझे गलत मत समझना। तुमने जो कहा मुझे उससे खुशी हुई, लेकिन बड़ी उथल पुथल से गुजरने के बाद मैंने कुछ निश्चय किए। सभी के सुख के लिए, सभी की शांति के लिए। प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत करो। कौन से निश्चय शोभना? एक रूसी औरत मेरी दोस्त हुई, बड़े अच्छे स्वभाव की लड़की थी। जी भर के प्यार देना और प्यार लेना जानती थी। फिर भी 2 बार उसका विवाह टूटा, लेकिन इससे भी उसकी जिंदा दिली में कोई कमी नहीं हुई। एक दिन जब मैंने उससे पूछा कि इतने हादसों से गुजरने के बाद भी वो कभी गमगीन क्यों नहीं रहती, तो उसने कहा, जिंदगी को जिया जाता है और इसके लिए ज़रूरी है कि जो रिश्ते बनाओ उनके ना तो इतने करीब जाओ कि वो उलझ जाएं और उनमें गांठें पड़ जाएं, और ना ही इतने दूर रहो कि उनमें धागे ही ना रहें। बस बीच की जगह रहो।
अच्छी साफ सुथरी दोस्ती की जगह। इस बीच की जगह को वो गोल्डन मिडिल कहा करती थी। क्या हम लोग इस गोल्डन मिडिल की जगह नहीं रह सकते? जरूर। स्टे माय फ्रेंड। तो क्या होता है कि अपनी जिंदगी के कुछ ना कुछ पल, कुछ लम्हे, कुछ तजुर्बात, कुछ एहसासात हम राइटर लोग सेलुलॉइड पर उतार बैठते हैं। कभी वो अच्छे लगते हैं, कभी नहीं भी लगते। आज जी कर आया कुछ ऐसे ही लम्हों को फिर से याद करने के लिए। आज जर्नी में बस इतना ही। थैंक यू।